नमस्कार दोस्तों, आज कत्ल की रात है और कल जब मतदान होगा उससे पहले तमाम नेता, उम्मीदवार, पार्टियां और समर्थक यह प्रयास करेंगे कि कल होने वाले मतदान में अपने उम्मीदवार के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं और राजस्थान की जिस अंताबारा मांगरोल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है वहां यह तो तय है कि दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है और दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है कि वे जिसके लिए प्रचार करने गए हैं वह उम्मीदवार जीत कर आए। चाहे वसुंधरा राजे, चाहे भजनलाल शर्मा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, हनुमान बेनीवाल, संजय सिंह, अतुल प्रधान, तमाम नेता अपने अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए प्रचार करके आए हैं, पार्टी के लिए प्रचार करके आए हैं और अब इस प्रचार के बदले में किस उम्मीदवार को क्या मिलने वाला है यह कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा कि आखिरकार किस नेता का कितना दम था जो उसके उम्मीदवार के पक्ष में निकला है और उसका नतीजा उसके उम्मीदवार को बेहतर मिला है, प्रतिकूल मिला है या अनुकूल मिला है। ये तमाम बातें 14 नवंबर को सामने आएंगी। लेकिन अंताबारा मांगरोल के विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कल 11 नवंबर को मतदान होना है, उसमें कुछ भाषण और कुछ बातें हैं जो हमेशा याद की जाती रहेंगी परिणाम के बाद भी। जब भी राजनीतिक रूप से चर्चा होगी तब उन बातों को याद किया जाएगा। क्या याद किया जाएगा? सबसे पहले याद किया जाएगा कि जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई, कांग्रेस ने उसी दिन तुरंत प्रमोद जैन भाया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। उसके बाद याद किया जाएगा कि किस तरह से वसुंधरा राजे ने पल्ला झाड़ लिया, भाजपा का उम्मीदवार तय कराने में कह दिया कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा और खुद मुख्यमंत्री को चलकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास जाना पड़ा, 1 घंटे बात करनी पड़ी। उसके बाद में उम्मीदवार का नाम तय हो पाया। लेकिन अंतिम समय तक यह नहीं पता कि क्या मोरपाल सुमन जो भाजपा उम्मीदवार हैं वे वसुंधरा राजे की पसंद है या नहीं पसंद है। लेकिन इस चुनाव में याद इसलिए भी किया जाएगा कि निर्दलीय के रूप में 23 महीने में तीसरा चुनाव लड़ने के लिए उतरे नरेश मीणा ने इस चुनाव में जिस तरह भाषाई स्तर और नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक प्रचार का तरीका अपनाया वह आम लोगों को, राजस्थान के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, हर उम्मीदवार का अपना तरीका होता है, उस तरीके से। लेकिन और जो चर्चा में है वह फिर परंपरागत रूप से जो चर्चा की बात है वह सीधे सीधे 2-3 लोगों का भाषण बहुत महत्वपूर्ण है जो इस चुनाव में असर दिखाने वाला है। एक भाषण वह है जो हनुमान बेनीवाल का था। हो सकता है हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के पक्ष में आए थे, लेकिन कहीं उनका भाषण उनके लिए नुकसान का सौदा नहीं हो जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 2 नेताओं को टारगेट किया। एक नेता किरोड़ी लाल मीणा और दूसरे गोविंद सिंह डोटासरा। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर हनुमान बेनीवाल का कहना था, नरेश मीणा का मंच था और उस मंच से सीधे सीधे हनुमान बेनीवाल ने कह दिया कि मेरी भीड़ के दम पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी राजनीति दिल्ली में चमकाई। इसका असर कहीं ना कहीं मीणा मतदाताओं को हुआ तो इसका नुकसान नरेश मीणा को उठाना पड़ सकता है। दूसरा, हमेशा की तरह गोविंद सिंह डोटासरा से पर्सनली जैसे दुश्मनी होती है, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बयान दिया कि अगर वे कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़े तो 3000 वोट भी निर्दलीय के रूप में नहीं आएंगे। वे बड़ी जाति की बात करके क्या डराने की बात कर रहे हैं। ये 2 भाषण हैं जो हनुमान बेनीवाल के थे और ये दोनों ही भाषण कहीं नरेश मीणा के लिए नुकसान का सौदा नहीं हो जाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया तो दिया गोविंद सिंह डोटासरा ने, और गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे कह दिया, हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुड्डा को सीधा सीधा निशाने पर लिया और कह दिया कि कुछ नेता आए थे, बाहर के लोग आए थे, भाषण दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सरकार बनाने की बातें कर रहे थे। सरकार क्या हवा में बनती है? क्या 200 में से एक भी विधायक उस मंच पर था? क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास कोई विधायक है जो सरकार बनाने की बात करते हैं? राजेंद्र गुड्डा के पास विधायक हैं? क्या खुद विधायक हैं जो सरकार बनाने की बात करते हैं? बड़ी बड़ी बातें करने से
कोई सरकारें नहीं बनती, ये कहकर एक तरह से हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुढ़ा को सीधा सीधा जवाब दे दिया। अब राजेंद्र गुढ़ा ने भी एक बात कही मंच से, वह फिर थप्पड़ कांड की याद दिला गए और कहा कि अगर नरेश मीणा चुनाव जीता तो थप्पड़ और पड़ेंगे, लेकिन थप्पड़ एसडीएम को नहीं पड़ेंगे, थप्पड़ उन लोगों को पड़ेंगे बड़े वालों को। अब बड़े वाले लोग कौन है जिन्हें थप्पड़ पड़ेंगे, ये कहकर राजेंद्र गुढ़ा ने लोगों को एक बार फिर थप्पड़ कांड की याद दिला दी। उधर नरेश मीणा का जो तरीका है, वे गोविंद सिंह डोटासरा चाहे अशोक चांदना, तमाम नेता किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा और जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से वह भाषा राजस्थान में तो मान्य नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि अपना अपना एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का, उस तरीके पे नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा है। अब उनका ये भाषण लोगों पे कितना प्रभाव डाल रहा है, प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, अनुकूल प्रभाव डाल रहा है, ये देखना 14 नवंबर को बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि उस भाषण, उस तरीके, जिस तरीके से नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा है, उसके बदले में क्या लोग उन्हें पसंद करके वोट देने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो उन्होंने चुनाव शुरू होने से पहले कही थी। अशोक गहलोत ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ठोकर खाकर नरेश मीणा गिरे, लेकिन वह नहीं माना। कौन लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यही बात दोहराई कि वह किसके हाथ में खेल रहा है वह जाने। वह चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ता है, टिकट कांग्रेस से मांगता है, अगर वह संयम रखता तो निश्चित तौर पर आगे जाकर उसका भविष्य उज्जवल होता, लेकिन लोगों ने उसके साथ में क्या राजनीति की है ये वही जान सकते हैं। तो उधर अशोक चांदना जो चुनाव प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सदे हुए शब्दों में कह दिया कि हमारे खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें तकलीफ तब होगी जब लोगों का नुकसान होगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन मोरपाल सुमन का चुनाव बहुत धीमा चल रहा था। अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एंट्री नहीं होती, अगर भजनलाल शर्मा की एंट्री नहीं होती, अगर भाजपा पूरी ताकत अंतिम समय में नहीं झोंकती, तो भाजपा बहुत ज़्यादा पिछड़ती हुई या लग रही थी। लेकिन अब चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 72 घंटे में 2 बार रोड शो किया, यह संकेत देता है कि भाजपा के उम्मीदवार अपने दम पर चुनाव नहीं उठा सकते थे। ऐसे में भाजपा को चुनावी दौड़ में, चुनावी टक्कर में लाने के लिए इन दोनों नेताओं के अलावा भाजपा के कई मंत्री विधायकों ने भी दम लगाया। और अब जो मुकाबला है अंता 12 का, उसमें रिजल्ट क्या आएगा यह अलग बात है, लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है और यह मुकाबला बहुत नज़दीकी होने वाला है। वहीं नरेश मीणा के लिए यह चुनाव बहुत नुकसान का सौदा हो सकता है, जो अब तक नज़र आ रहा है। लेकिन मतदान के बाद में क्या स्पष्ट निकल कर आएगी, वह तस्वीर देखना बहुत महत्वपूर्ण होना है। लेकिन यह तय है कि मुख्य मुकाबला अंता 12 मांगरोल की सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच होना है और वोटों का अंतराल जो हार जीत का है वह बहुत कम होने वाला है। वहीं नरेश मीणा माहौल बनाने में बहुत आगे रहे हों, लेकिन वह माहौल क्या उन्हें वोट दिला पाएगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भाजपा के तेज तर्रार नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस पूरे चुनाव से नदारद रहे, जबकि उन्होंने कहा था कि पार्टी आदेश देगी तो मैं प्रचार करने जाऊंगा। तो क्या इसका मतलब अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के लिए सदुपयोगी नहीं रहे, उपयोगी नहीं रहे हैं? क्या अब उनका असर मतदाताओं में नहीं रहा है, या भाजपा यह सोचती है कि जो अपने भाई को अपनी कर्मस्थली दौसा से जीत नहीं दिला पाए, वे अंता के मतदाताओं पर क्या असर डालेंगे? इसलिए क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मैदान से दूर रखा गया, और दूर रखा गया तो इसका असर क्या भाजपा के लिए अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर अंता 12 सीट का जो उपचुनाव है, जिसमें कल मतदान होना है, यह बहुत अलग तरह का उपचुनाव होगा और इसका जो भी परिणाम आएगा, निश्चित मानिए यह कई राजनीतिक नेताओं के ऊपर असर डालेगा। कुछ लोगों की राजनीति पर उंगलियां उठेंगी तो कुछ लोगों की राजनीति चमककर निखरेगी, यह तय मानकर चलिए। ऐसे में इंतजार करिए कल मतदान का और 14 नवंबर को आने वाले परिणाम का। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।